हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पर्यावरणीय रसायन और उसमें भी हम पढ़ रहे थे प्रदूषण। तो अभी दूसरा प्रदूषण अपना है मृदा प्रदूषण। पहले पढ़ लिया हमने जल प्रदूषण। मृदा प्रदूषण भी एक समस्या है भारत में, मृदा के प्रदूषण की भी, कि भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है और यहाँ कृषि, मत्स्य और पशुपालन के विकास को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अकाल के समय के लिए अधिशेष उत्पादन का भंडारण सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सी संस्थाओं के द्वारा? चाहे सरकारी हो और चाहे गैर सरकारी। भंडारण की अवधि में होने वाली खाद्य सामग्री की हानि पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। क्या आपने कभी कीट, कृंतक, कृंतक क्या ना, काटने वाले कीड़े, कीट, कृंतक और अपतमरण तथा फसलों की बीमारी के द्वारा फसलों को और खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों के बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा, या क्षति होते हुए देखा भी होगा। इन्हें हम इन कीड़ों से या इन व्याधियों से कैसे बचा सकते हैं? फसलों के बचाव के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ कीटनाशी और पीड़कनाशियों से भी आप परिचित हैं। और ये कीटनाशी तो हैं कीड़ों का नाश करने वाले रसायन, और पीड़कनाशी हैं छोटे जो शाकनाशी, या मतलब छोटे फसल, सब्जी, फल, इन पे लगने वाले कीड़े। तो ये सब किसके कारण आते हैं? ज़मीन के प्रदूषण के कारण आते हैं फल सब्जियों में। अतः हमें इनकी मतलब सुरक्षा कैसे करें अपन, या मिट्टी को प्रदूषित रहित कैसे करें, और मिट्टी प्रदूषित कैसे हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले ये है कि पीड़कनाशी है वो हमारे जो द्वितीय विश्व युद्ध था उससे पहले सारे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रसायन थे। जैसे निकोटीन है, फसल के साथ खेत में तंबाकू के पौधे उगा देते अपन, तो उस ज़मीन में कोई भी कीड़ा नहीं लगता, साथ में दूसरी फसल होती है अपनी। अनेक फसलों के लिए पीड़क नियंत्रक पदार्थ के रूप में किया जाता था इनको। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया तथा अन्य कीट जनित रोगों के नियंत्रण के लिए डीडीटी का छिड़काव किया जाने लगा। डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरोएथीन, ये है। तो युद्ध के बाद में डीडीटी का उपयोग कृषि में लगने वाले कीड़ों को मारने के लिए करने लगे। सैंडेंट, खरपतवार तथा फसलों के अनेक रोगों के नियंत्रण के रूप में किया जाने लगा। हालांकि प्रतिकूल प्रभावों के कारण इसका प्रयोग बाद में बंद कर दिया गया। भारत में उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, रोक लगा दी गई। पीड़कनाशी मूल रूप से संश्लेषित या बनाए गए, मनुष्य द्वारा तैयार किए गए क्या हैं? विषैले रसायन है, कृत्रिम रसायन है ये विषैले रसायन, जो परिस्थिति की प्रति घाती भी है। परिस्थिति का मतलब अपने जो जीव जंतुओं के या पौधों की जो श्रृंखलाएँ चलती हैं, फूड चेन, फूड वेब, उनको हानि पहुंचाते हैं ये। समान पीड़कनाशकों के प्रयोग से कीटों में पीड़कनाशकों के प्रति प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न हो जाती है, यानी बाद में वो पीड़कनाशी भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो कीट या पीड़क हैं वो आदी हो जाते हैं इस जो जहर हम छिड़क के जिसको मारना चाह रहे हैं कीड़ों को, वो बाद में उससे मरते नहीं हैं। तो पीड़कनाशी को ये प्रभावहीन कर देती हैं। इसलिए डीडीटी के प्रति प्रतिरोधकता में वृद्धि होने लगी और अन्य जीव विष
यानी दूसरे जहर जिसका नाम है एल्ड्रिन और डाई एल्ड्रिन, इनका बाद में पीड़कनाशी उद्योग में उपयोग होने लगा, या बाजार में ये वाले जहर आ गए बाद में, या पीड़कनाशी आ गए। तो अधिकांश कार्बनिक जीव विष जल में अविलेय हैं। किसमें? ये जीव विष हैं, ये जल में अविलेय हैं तथा अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, यानी ये तुरंत गलते नहीं हैं, कई दिनों तक पड़े रहते हैं। ये उच्च प्रभाव वाले जीव विष भोजन श्रृंखला के द्वारा निम्न पोषी स्तर से, यानी जो सीधे उससे जुड़े हुए हैं, पोषण लेते हैं, उनमें जाते हैं, उनसे फिर बड़े में जाते हैं, बड़े जीवों में। तो निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर तक स्थानांतरित हो जाते हैं। फिर समय के साथ साथ उच्च प्राणियों में जीव विषों की सांद्रता इस स्तर तक बढ़ जाती है कि उनकी उपापचय क्रिया और शरीर क्रियात्मक जो अव्यवस्था है वो जाएगी, यानी उनके अन्य तंत्रों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। उच्च स्थायित्व वाले जो क्लोरीनीकृत कार्बनिक पदार्थ हैं, वो जीव विष के प्रत्युत्तर में निम्न स्थायित्व अथवा अधिक जैव निम्नीकरणीय उत्पादों जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट, यानी जो जैव अनिम्नीकृत थे उनकी जगह बाद में जैव निम्नीकृत प्रकार के ऑर्गेनिक रसायन या दवाइयाँ बनाई गई। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, कार्यामेट्स है, इनको बाजार में लाया गया। परंतु ये रसायन भी मनुष्य के स्नायु यानी श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां थी वो पैदा करने लग गए। अतः ये मानव के लिए और भी ज़्यादा हानिकारक। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ऐसी घटनाएं दर्ज हुई हैं जिनमें खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके ये जहर चढ़ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ पीड़कनाशी ऐसे भी रहे हैं, कीट भी इन कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी हो चुके हैं, यानी कीट अब इनसे मरते नहीं हैं। प्रतिरोधी होने का मतलब है उसका असर नहीं होना। तो पीड़कनाशी उद्योग है वो नए कीटनाशकों को विकसित करने में व्यस्त है, परंतु हमें सोचना पड़ेगा कि पीड़कों के खतरे से निपटने के लिए हमारे पास क्या यही एक साधन है? तो इसके लिए इन दिनों या आजकल पीड़कनाशी उद्योग ने अपना ध्यान शाकनाशी यानी शाकीय पौधों पे, जैसे सोडियम क्लोरेट है या सोडियम आर्सेनेट है, सूत्र याद करने हैं आपको, NaClO3 Na3AsO3, ये उत्पन्न किए हैं। और गत शताब्दी से पहले में यांत्रिक रूप से ये रासायनिक अपतरण नियंत्रण की ओर किए गए विस्थापन के कारण उद्योग को समृद्ध आर्थिक बाजार भी उपलब्ध हुआ है, मतलब उनसे ज़्यादा ये चीज़ें बाज़ार में आई हैं और बिकी हैं। परंतु हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये वातावरण के प्रति अनुकूल हैं या वातावरण में इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस पे ध्यान देना है। तो अधिकांश शाकनाशी हैं वो स्तनधारियों के लिए विषैले होते हैं। अब स्तनधारी आपको पता ही है, दूध देने वाले पशु वगैरह हैं या मानव जाति है, परंतु ये कार्य फ्लोराइड्स के समान स्थायी नहीं होते हैं। वह रसायन कुछ ही माह में अपघटित भी हो जाते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं। कार्ब क्लोराइड की भांति ये पोषी स्तर पर सांद्रित हो जाते हैं और मानव में जन्मजात कमियों का कारण कुछ शाकनाशी हैं। और ये भी पाया गया कि मक्का के खेत में जिनमें शाकनाशी का छिड़काव किया, उन कीड़ों के आक्रमण तथा पादप रोगों के प्रति उन खेतों से अधिक सुगराई हुए, यानी जिनकी निराई हाथों से की जाती थी
अब वो घास फूस भी उसके साथ खत्म होने लग गया। तो पीड़कनाशी तथा शाकनाशी व्यापक रूप से फैले रासायनिक प्रदूषण के छोटे से भाग का ही ये प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के औद्योगिक और रासायनिक प्रक्रमों में निरंतर प्रयुक्त होने वाले अनेक यौगिक ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे वायुमंडल को हानि पहुंचाते हैं। क्योंकि अपन पीड़कनाशी और शाकनाशी क्यों लें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कल कारखानों में बनती है, उनसे गंदा धुआं निकलता है, उनका गंदा उत्पाद निकलता है, वो भी क्या करता है, वायुमंडल को दूषित करता है। अब है औद्योगिक अपशिष्ट। ये क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट या सॉलिड वेस्ट बोलेंगे इसको। ये जैव अपघटनी तथा जैव अनअपघटनी ठोसों में वर्गीकृत किया गया। दो प्रकार का हो गया ये। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट हैं वो जैव अपघटनी और अनअपघटनी। ऐसा जिसका जीवों के द्वारा अपघटन हो जाए जैव अपघटनी, जिसका जीवों के द्वारा जल्दी से अपघटन नहीं होता है जैव अनअपघटनी कहेंगे। जैव अपघटनी अपशिष्ट सूत की मील हैं, सूती कपड़े की मीलें, खाद्य संसाधन इकाइयाँ हैं, कागज़ की मील हैं या वस्त्र उद्योग हैं, इनसे उत्पन्न होने वाला तो कहलाएगा जैव निम्नीकृत। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र जो उड़न राख उत्पन्न करते हैं तथा लोहा स्टील संयंत्र वात्या भट्टी धातु मल तथा स्टील प्रगलन धातु मल उत्पन्न करते हैं, ये जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं तो इनको जैव अनिम्नीकृत अपशिष्ट कहेंगे। एल्यूमिनियम जिंक तथा कॉपर के उत्पादन में एल्यूमिनियम जिंक, एल्यूमिनियम Al और ये हो गया जिंक Zn तथा कॉपर Cu के उत्पादन उद्योग जो पंख और मड और टैलिंग या पछोड़न पीछे का बचा हुआ भाग जो उत्पन्न करते हैं। उर्वरक उद्योग जिप्सम का उत्पादन करता है। धातु रसायन, दवा, फार्मेसी, रंजक, पीड़कनाशी, रबड़ उद्योग आदि से संबंधित उद्योग ज्वलनशील, इनसे निकलने वाले ये जो भी उत्पाद होते हैं ये कैसे होते हैं, ज्वलनशील, मिश्रित विस्फोटक यानी विस्फोट भी कर सकते हैं या उच्च क्रियाशील पदार्थों का उत्पादन करते हैं। यदि जैव अपघटनी औद्योगिक ठोस अपशिष्ट का सही रूप से निस्तारण नहीं किया जाता है, सही तरीके से निस्तारण नहीं किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। अभिनव परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट पदार्थों के विभिन्न उपयोग खोज भी लिए गए हैं कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ हमें प्राप्त हो रहे हैं इनको क्या काम में लें, ये भी खोज लिया गया है। आजकल स्टील उद्योग से उत्पन्न फ्लाई ऐश क्या काम आता है तथा धातु मल का उपयोग है वो सीमेंट उद्योग में लेते हैं, इसका बचा हुआ सीमेंट बनाने में। भारी मात्रा में विषैले अपशिष्टों को सामान्यतः नियंत्रित भस्मीकृत करके नष्ट किया जाता है, जबकि कम मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। खुले में जलाकर क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। परंतु ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन यदि सही ढंग से न किया जाए तो ये भी पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब है पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कैसे करें या नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं। एक एकक में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और औद्योगिक प्रदूषण के अध्ययन के बाद अब हमारे पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण की हमको आवश्यकता महसूस होने लगी। मतलब खूब सारे प्रदूषण हो गए ये, तो इससे अब क्या करना है, हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है इन सब प्रदूषणों से। तो हमें अब ऐसे लग रहा है कि हमारा पर्यावरण होना चाहिए शुद्ध,
और वो शुद्ध कैसे होगा? मतलब हमारे आसपास के पर्यावरण को हम कैसे बचाएं, अपने आस पड़ोस के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम क्या क्या कदम उठाएं या क्या क्रियाकलाप ऐसे करें हम, इसके बारे में अभी मतलब विचारणीय बात है ये। तो अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों के संबंध में एक विचार रखा जा रहा है अपने इसमें बुक में कि हमें अपशिष्टों का प्रबंधन है वो ढंग से करना चाहिए। अपशिष्ट जब निकलते हैं कल कारखानों में तभी उसका प्रबंधन कर दो ताकि पर्यावरण क्या नहीं हो, दूषित नहीं हो, पर्यावरण दूषित ना हो। ठीक है। ठोस अपशिष्ट केवल वही नहीं है जो आप अपने कचरा दान में देखते हैं। बेकार घरेलू वस्तुओं के अतिरिक्त भी अनेक अपशिष्ट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मीथेन बनाते हैं, जिसे सामान्यतः हम बायोगैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोगैस। बायोगैस का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है। घर में लाइट जला सकते हैं, मतलब घर के कोई भी साधन चला सकते हैं अगर बायोगैस हम बना ले, गोबर से गैस। तथा शेष उत्पाद खाद के रूप में भी हो जाएगा। जो अवशेष बचता है उसको क्या कहेंगे, स्लाइम, उसका हम खाद में उपयोग कर लेंगे। अब है एकत्रण और निस्तारण कैसे करें। इस घरेलू अपशिष्ट को कैसे तो इकट्ठा करें और कैसे इसका निस्तारण करें। घरेलू अपशिष्ट को छोटे पात्रों में इकट्ठा करें, जिसे सार्वजनिक कचरा पात्रों में डाल दें बाद में बड़ों में, और इन सामुदायिक पात्रों में से इसे इकट्ठा करके निस्तारण स्थल तक ले जाएं। डंपिंग प्लेस जहाँ बनाया गया है वहाँ तक ले जाएं। निस्तारण स्थल पर कचरे को इकट्ठा करके इसे जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत दोनों को छांटें। जो जल्दी से गलने वाला हो कागज़ वगैरह का। जैव अनिम्नीकृत पदार्थ में तो प्लास्टिक, कांच, धातु की छीलन ये है, तो इनका तो हो जाएगा पुनर्चक्रण, यानी दोबारा चीज़ें बन जाएंगी, कारखानों में बेच देंगे। निम्नीकृत अपशिष्ट को खुले मैदानों में मिट्टी में दबा देंगे और जैव निम्नीकृत अपशिष्ट कंपोस्ट खाद में बदल जाएंगे। ये हम गड्ढों में दबा देंगे तो क्या बन जाएगी, इसकी खाद बन जाएगी, कंपोस्ट। यदि अपशिष्ट को कचरा पात्रों में इकट्ठा नहीं करें तो वह नालियों में चला जाएगा और इसमें से कुछ मवेशी खा लेंगे। और जैव अनिम्नीकृत अपशिष्ट जैसे कि पॉलीथीन है, देखा भी अपन ने कई बार, ये पशु मर जाते हैं इसको खा करके। तो थैलियाँ, धातु की छीलन आदि नालियों को भी क्या कर देती हैं, रोक देती हैं या अवरुद्ध कर देती हैं। अन्य असुविधा उत्पन्न हो जाती है इससे। फिर नालियों में अगर फंस गई है, नाली रुक गई है तो पानी का प्रवाह बंद हो गया, वो गंदगी सारी सड़क पे आ जाएगी। कई कस्बों में आपने देखा भी है। पॉलीथीन की थैलियाँ आदि फिर अगर अपन ने सब्जी वगैरह डाल के ऐसे डाल दिए तो उसको पशु खाएंगे और वो थैली उसके आमाशय में फंस जाएंगी और वो मर जाएंगे, तो मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं मवेशियों के। इसीलिए सामान्य व्यवहार में सभी घरेलू अपशिष्ट सही तरीके से इकट्ठा करके उनका हमें निस्तारण करना चाहिए। घटिया प्रबंधन से स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हम उसका ढंग से प्रबंधन नहीं करते हैं तो अनेक सारी समस्याएं उससे उत्पन्न होती हैं, जिससे भूमि के जल के प्रदूषण के कारण महामारियां फैल जाती हैं जो ज़मीन में जाएगी फिर पानी के साथ रिस करके। और ये विशेषतः उन लोगों के लिए अधिक हानिकारक है जो इस अपशिष्ट के वहाँ सीधे संपर्क में आते हैं, जैसे पुराना सामान और कचरा इकट्ठे करने वाले लोग हैं या वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं जो अपशिष्ट का निस्तारण करने के काम में लगे हुए हैं, क्योंकि वे व्यक्ति अपशिष्ट को दस्ताने या जलरोधी जूते पहनकर या बिना स्पर्श किए नहीं करते हैं, ऐसे ही लग जाते हैं, या गैस का कोई मास्क नहीं लगाते हैं। तो आप इनके लिए क्या करेंगे, हम उनको
क्या करें, प्रचार प्रसार करें कि ये दस्ताने वगैरह पहन करके, जूते पहन करके फिर काम करें। अब है हरित रसायन, ग्रीन केमिस्ट्री क्या है। ये सबको पता है कि हमारे देश में 20वीं सदी के अंत में उर्वरक और कीटनाशी है। उर्वरक तो रसायन, और कीटनाशी जो उनमें बीमारी लगती है उनको मारने वाले रसायन, इनका उपयोग कृषि के उन्नत तरीकों का उपयोग करके अच्छी किस्म के बीज, सिंचाई और खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की, यानी हरित क्रांति आई, हरित क्रांति। परंतु मृदा के अधिक शोषण और उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से मृदा, जल और वायु की गुणवत्ता घट गई। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, प्रदूषित हो गई। इस समस्या का समाधान विकास के प्रारंभ हो चुके प्रक्रम को रोकना नहीं है, बल्कि उन तरीकों को खोजना है जो वातावरण के बिगड़ने को रोक सके। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि जो चीज़ें हम बना रहे हैं उनसे प्रदूषण हो रहा तो उनको बंद कर दें, बल्कि जो वातावरण बिगड़ रहा है उसको रोकें कैसे। रसायन विज्ञान तथा अन्य विज्ञान के उन सिद्धांतों का ज्ञान जिससे पर्यावरण के दुष्प्रभावों को हम कम कर सकें, उसी को हमने हरित रसायन बोला है। हरित रसायन उत्पादन का प्रक्रम है एक जो पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण या न्यूनतम खराबी लाए, और ये प्रक्रम ऐसा प्रक्रम है जिसमें उत्पन्न होने वाले जो सह उत्पाद हैं उनको लाभदायक तरीके से उपयोग में अगर नहीं लिया जाएगा तो पर्यावरण प्रदूषण में ये सहायक हो जाएगा। ऐसे प्रक्रम न सिर्फ पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकारक हैं बल्कि महंगे भी होते हैं ये, और उत्पाद अपव्यय एवं इनका विसर्जन दोनों ही वित्तीय रूप से खराब है। इसको खराब करना, अपव्यय करना, या इसको हर कहीं निकाल कर बहा दें तो भी वो क्या है, वित्तीय रूप से, यानी धन खर्च होता है उसमें, तो पैसा बर्बाद होता है। विकास कार्यों के साथ साथ वर्तमान ज्ञान का रासायनिक हानि को कम करने के लिए उपयोग में लाना ही, यानी वर्तमान ज्ञान का रासायनिक हानि को कम करने के लिए काम में लेना हरित रसायन का ये एक आधार है। हरित रसायन का अपने हरित रसायन का विचार जो यहाँ हम कर रहे हैं, ये भली भांति हमें ज्ञात है कि कार्बनिक विलायक जैसे कि बेंजीन है, टॉल्यूइन है, यानी कार्बनिक पदार्थ, या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सारी विषैले हैं। तो इनका उपयोग करते समय क्या करना चाहिए, हमें इनका उपयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और एक रासायनिक अभिक्रिया कोई सीमा है, वो किससे मतलब कंट्रोल होती है, ताप से, दाब से, उत्प्रेरक से, तो भौतिक मापदंड पे निर्भर करती है ये। यदि एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एक पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण माध्यम में पूर्णतः पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण उत्पादन में बदल जाए, यानी मैत्रीपूर्ण का मतलब है बिना हानि वाला, तो पर्यावरण में कोई रासायनिक प्रदूषक नहीं लगेगा या बचेगा नहीं। संश्लेषण के दौरान प्रारंभिक पदार्थ का चयन करते समय सावधानी रखनी चाहिए ताकि वह भी अंतिम उत्पाद में परिवर्तित हो और अपशिष्ट उत्पन्न न हो, यानी लास्ट से लास्ट प्रोडक्ट है उसको भी हमें काम में लेना है ताकि कम से कम प्रदूषित चीज़ बचे। ये संश्लेषण के दौरान अनुकूल परिस्थितियों को अर्जित करके किया जा सकता है और उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा कम वाष्पशीलता के कारण इसे संश्लेषित अभिक्रियाओं के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाना वांछित है या ज़रूरी है। यानी हमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा और कम वाष्पशीलता यानी
ऊर्जा ज़्यादा खर्च हो जाए और नमी कम निकले, तो उस रूप में हमें इसको किया जाना है, उपचार किया जाना है। जल सस्ता, अज्वलनशील और कैंसर जन्य प्रभाव वाला माध्यम है। यानी इन सब चीज़ों में हमें क्या काम में लेना है? जल। और जल कैसा है? सस्ता है, अज्वलनशील है और कैंसर जन्य है। अब आगे पढ़ेंगे बाद में। थैंक यू।